आज बिहार की राजनीति सिर्फ गर्म नहीं है, ये उबल रही है। और इस उबाल में तीन ऐसे नाम निकले हैं जिन्होंने पूरे सवर्ण समाज, खासकर भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण के भीतर एक पुराना डर फिर से जगा दिया है। एक तरफ इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ ललन सिंह का उत्तराधिकारी वाला ऐलान, और तीसरी तरफ है आनंद मोहन का विस्फोटक विद्रोह। ये तीन बयान नहीं है, ये बिहार की सत्ता के भीतर चल रहे उस महायुद्ध की आवाज है जो अभी कैमरे पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बिहार की राजनीति की नींव को हिला रहा है। तो आज की इस स्पेशल सियासी कहानी में हम आपको बताएंगे 1990 से पहले बिहार में सवर्णों का राज कैसे चलता था, लालू प्रसाद यादव ने कैसे पूरा सत्ता का समीकरण ही पलट दिया, और बीजेपी ने सवर्णों की ढाल बनकर कैसे राजनीति साधी, नीतीश कुमार ने कैसे सबको बैलेंस करके खुद को सबसे ऊपर रखा। अब देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। तो कहानी शुरू करते हैं बिहार की राजनीति के उस दौर से जब सत्ता सिर्फ चुनाव से नहीं, जाति, जमीन और जातीय सम्मान से तय होती थी। 1990 से पहले का बिहार, अगर आप उस दौर को समझना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, राजनीति सिर्फ सरकार नहीं थी, वो एक सामाजिक हैसियत का प्रमाण पत्र थी। कांग्रेस का राज था और सत्ता के केंद्र में थे सवर्ण, भूमियार जिनके पास था जमीन, शिक्षा और प्रशासनिक पकड़, राजपूतों के पास था स्थानीय दबदबा, संगठन और लड़ाकू उनकी छवि थी, ब्राह्मणों के पास था ब्यूरोक्रेसी, बौद्धिक नेटवर्क और रणनीतिक नियंत्रण। ये सिर्फ जातियां नहीं थी, ये बिहार की सत्ता के तीन दीवारें थी। लेकिन फिर आया 1990 और एक आदमी ने पूरी राजनीति ही पलट दी। नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार की राजनीति को सामाजिक न्याय की भाषा दी। एमवाई समीकरण, मुस्लिम प्लस यादव ने सत्ता की धुरी ही बदल दी। जो लोग दशकों से सत्ता के केंद्र में थे, वे अचानक खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे। सवर्णों का विधानसभा प्रतिनिधित्व लगभग आधा हो गया, सत्ता का मनोवैज्ञानिक केंद्र बदल गया, और यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक असुरक्षा का भाव, जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और इसी खाली जगह में एंट्री हुई बीजेपी की। बीजेपी ने बिहार में खुद को सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि सुरक्षा कवच की तरह पेश किया। संदेश साफ था, अगर स्वर्ण राजनीति में सम्मान चाहते हैं तो बीजेपी ही उनका अंतिम ठिकाना है। लेकिन बीजेपी की राजनीति हमेशा डिसिप्लिन रही है। उसने कभी किसी एक स्वर्ण जाति को इतना मजबूत नहीं होने दिया कि वे पार्टी से ऊपर खड़ी हो जाए। यूपी में ठाकुर ब्राह्मण बैलेंस, तो बिहार में भूमियार राजपूत ब्राह्मण बैलेंस, और यही बीजेपी की असली कला रही है। रिप्रेजेंटेशन दो, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस मत दो। और यहीं से शुरू होता है बिहार की सत्ता का सबसे दिलचस्प किरदार, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने वो किया जो बिहार में शायद ही कोई नेता कर पाया हो। उन्होंने जाति युद्ध को सामाजिक संतुलन में बदल दिया। कुर्मी उनका कोर बेस रहा, लेकिन उन्होंने ईबीसी को ऊपर उठाया, महादलित राजनीति बनाई, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया, सवर्णों को भी पूरी तरह से अलग नहीं होने दिया। यानी हर जाति को इतना दिया कि वे नाराज भी ना हो और कोई इतना ताकतवर भी ना बने कि नीतीश कुमार के बराबर खड़ा हो जाए। यही वजह है कि 20 साल तक बिहार में कोई दूसरा चेहरा पूरी तरह उभर नहीं पाया। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सच क्या है? वो है समय। और समय अब नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। उम्र बढ़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हैं, संगठन कमजोर हो रहा है, और तभी राजनीति के मंच पर एंट्री होती है निशांत कुमार की। अब ध्यान से समझिए, निशांत कुमार की एंट्री सिर्फ बेटे की राजनीति में नहीं, ये जेडीयू के सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी हो सकती है। क्योंकि सवाल है, नीतीश के बाद जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा? और यहीं से बिहार की सत्ता के भीतर घबराहट शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अगर नीतीश लेगेसी जिंदा रहती है तो बीजेपी का बिहार में पूरा पावर इक्वेशन बदल सकता है। और इसी पृष्ठभूमि में आते हैं तीन बयान जिन्होंने बिहार की राजनीति को हिला दिया। पहला बयान इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता यानी आईपी गुप्ता। उन्होंने कहा कि अगर भूमियार राजपूत जेडीयू के साथ, खासकर निशांत कुमार के कैंप में खड़ा हुआ तो बीजेपी उसे साइडलाइन कर देगी। अब इस बयान को सतही तौर पर मत सुनिए, ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये बीजेपी की अंदरूनी चिंता की ओर इशारा है। क्योंकि बीजेपी को डर किस बात का है? डर ये है कि अगर भूमियार और राजपूत का प्रभावशाली हिस्सा नीतीश परिवार की तरफ चला गया तो एनडीए में बीजेपी के बार्गेनिंग पावर कमजोर पड़ जाएगी। अरुण कुमार जैसे भूमियार चेहरे, आनंद मोहन जैसे राजपूत प्रभाव वाले नेता और जेडीयू की तरफ इमोशनल शिफ्ट हुए तो एनडीए का पावर बैलेंस बदल सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, कंट्रोल की है। दूसरा बयान आता है ललन सिंह का। उन्होंने साफ कहा कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अब यह बयान बहुत साधारण नहीं है। ध्यान दीजिए, निशांत कुमार का नाम चर्चा में चल रहा था, लेकिन अचानक सम्राट चौधरी का नाम आगे आ जाता है। क्यों?
क्योंकि राजनीति में उत्तराधिकारी सिर्फ परिवार से नहीं तय होता है, सत्ता की मंजूरी भी चाहिए होती है। और बीजेपी शायद संदेश देना चाहती थी कि बिहार में अगला नेतृत्व ऐसा होगा जो हमारे साथ कंफर्टेबल हो। सम्राट चौधरी ओबीसी चेहरा है, एग्रेसिव है और बीजेपी की राजनीति शैली में फिट बैठते हैं। यानी बीजेपी शायद नहीं चाहती कि बिहार की राजनीति में फिर किसी एक परिवार या एक जातीय भावनात्मक केंद्र के इर्द गिर्द घूमने लगे। अब आते हैं सबसे विस्फोटक बयान पर। आनंद मोहन, उन्होंने कहा कि जेडीयू में चंडाल चौकड़ी चल रही है, नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया, टिकट बिके, मंत्री पद बिके। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक इमोशनल पॉलिटिकल सिग्नल है। राजपूत हमेशा सिर्फ गणित से नहीं चलती, उसमें सम्मान, भावना और नेतृत्व की प्रतीकात्मक बहुत बड़ी चीज होती है। और आनंद मोहन खुद एक सिंबल है, कंट्रोवर्शियल भी है लेकिन इमोशनल कनेक्ट भी रखते हैं। उनका बयान बीजेपी को तुरंत नुकसान पहुंचा देगा क्या? शायद नहीं, लेकिन क्या वो राजपूत वोटर के भीतर बेचैनी पैदा कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और यही असली चिंता है। अब बड़ा सवाल, क्या सच में भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत डर में है? देखिए तथ्य क्या कहते हैं। इन तीनों की आबादी मिलाकर लगभग 10% के आसपास मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन इनसे कहीं ज्यादा रही है। 2025 में बीजेपी ने बड़ी संख्या में टिकट इन समुदाय को दिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुआ। लेकिन राजनीति में सिर्फ टिकट सब कुछ नहीं होता है। असल सवाल होता है कि पावर सेंटर कौन है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फाइनल डिसीजन कौन लेगा और नीति कौन तय करेगा। और यही सवर्ण समाज का एक हिस्सा खुद को यूजफुल बट नॉट सेंटर महसूस करता है, और यही भावना बार बार राजनीतिक बेचैनी बनती है। बिहार की राजनीति का इतिहास कहता है कि यहाँ जो दिखता है अक्सर वही नहीं होता है। कई बार एक बयान सरकार बदल देता है, एक जातीय अपमान चुनाव पलट देता है और एक शांत चेहरा पूरे समीकरण को बदल देता है। क्या स्वर्ण समाज को सच में डर है या सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है? क्या बीजेपी कंट्रोल की राजनीति कर रही है? क्या निशांत कुमार अगला बड़ा चेहरा बन पाएंगे? और क्या आनंद मोहन राजपूत राजनीति को फिर से मोबिलाइज कर सकते हैं? हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।